सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े होने लगते हैं। उनके बारे में पढ़ी और सुनी बातें जहन में आती हैं तो एक 7 फुट का भारी भरकम योद्धा का आभास होता है। ये पहली वो चीज है जिसके कारण ट्रेलर के समय से ही अक्षय कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि इस रोल में वो सटीक नहीं बैठते। लेकिन क्या वाकई में ट्रेलर में दिए रिएक्शन के अनुरूप ही फिल्म बनी है या ट्रेलर की बुराइयों को पार करते हुए ये फिल्म एक सुखद अनुभव दे जाती है? यही जानेंगे आज के इस रिव्यू में। फिल्म रिव्यू करेंगे सम्राट पृथ्वीराज। जैसे कि आजकल की फिल्मों का चलन है और जैसा कि मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि कहानी क्लाइमैक्स से शुरू होती है, क्योंकि शुरुआती सीन का पावरफुल होना जरूरी है। और यही वो सीन है जहां से पृथ्वीराज के शौर्य, उनके पराक्रम, उनकी बहादुरी, उनकी निडरता को दिखाना था, जिसके लिए एक एक्शन सीन क्रिएट किया गया जहां 2 शेरों के साथ उनकी लड़ाई दिखाई गई और फिर एक जबरदस्त डायलॉग के साथ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। ये तो हुआ सम्राट पृथ्वीराज का इंट्रो सीन। और सच पूछिए तो ये सीन ट्रेलर को लेकर जो कहानी बुनी जा रही थी कि फिल्म पावरफुल नहीं लग रही है, पृथ्वीराज के किरदार में अक्षय कुमार अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो सब गलत साबित होता है। इस 10 मिनट के सीन के अंत में अक्षय कुमार की डायलॉग डिलीवरी बहुत पावरफुल लगती है और ऐसा आभास होता है कि हम कुछ अच्छा देखने जा रहे हैं। लेकिन कितना अच्छा देख पाए इस पूरी फिल्म में? सबसे पहले एक चीज जो मुझे फील होती है उसे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एंशिएंट वॉर फिल्म्स में बाहुबली फिल्म ने जो स्थान प्राप्त किया है, जो गद्दी हासिल की है, उसे हिला पाना बहुत मुश्किल है। और यह सत्य है कि जब सेम थीम पर कोई फिल्म आती है तो उसकी तुलना पुरानी फिल्मों से भी होती है। और कुछ नहीं तो रणभूमि में युद्ध के सीन्स देखते हुए तो मन में आ ही जाता है कि नहीं यार, वो बाहुबली जैसा रोष नजर नहीं आ रहा है। तो पहली बात, ये बाहुबली फिल्म नहीं है। इस फिल्म को बनाने का असल अभिप्राय था कि इतिहास की कुछ उन बातों को सामने लाया जाए जिससे हम अनजान थे, और उसके लिए चुना गया था इस बड़े ज्ञाता डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को। दूसरा कि हर डायरेक्टर का अपनी कहानी को दिखाने का अपना अपना नजरिया होता है। यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि यह फिल्म जैसी होनी चाहिए थी, यानी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी को जिस प्रकार से दिखाना चाहिए था वो शायद यहां नहीं दिखता है। शुरुआती 10 मिनट के बाद कहानी में एक्ट्रेस की एंट्री होती है और फिर प्रेम कहानी की शुरुआत। स्क्रीन प्ले थोड़ा छिन्न भिन्न सा महसूस होता है। जब जब दर्शक फिल्म से कनेक्ट होने वाले होते हैं कि तभी बीच में एक गीत उसमें बाधा बनती दिखती है। और यहां ऐसा भी नहीं कि गीत के साथ कहानी आगे बढ़ती रहे। यहां गीत मतलब पूरा पिक्चराइजेशन और फिर कहानी आगे बढ़ती है। एक्टिंग की बात करें तो जैसा कि ट्रेलर देखने के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अक्षय कुमार इस किरदार के लिए सही चुनाव नहीं है, उस ख्याल को अक्षय कुमार काफी हद तक गलत साबित करते हैं। कई ऐसे पल फिल्म में देखने को मिलते हैं जो जोश जगाने का काम करते हैं। इवन एक्शन सीन्स में भी अक्षय कुमार चार्ज्ड लगे हैं और क्लाइमेक्स में तो उनका बेहतरीन काम देखा ही जा सकता है। फिल्म के बीच के कुछ सीन्स में उनसे और जोशीले तरीके से पेश आना एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वहां वो बहुत सॉफ्टनेस के साथ बोलते दिखे हैं और इसी सॉफ्टनेस के कारण लोग उन्हें इस किरदार के लिए सूटेबल नहीं मान रहे थे। लेकिन डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने रिसर्च भी किया है और कोशिश की है कि सम्राट पृथ्वीराज को रियलिटी के करीब रखा जाए, तो उनके काम को अबव एवरेज कहा जा सकता है। मानुषी छिल्लर को देखकर ऐसा फील नहीं होता कि ये उनकी पहली फिल्म है। जिस प्रकार से वो अपने मैक्सिमम सीन्स में कॉन्फिडेंट दिखी हैं और जिस तरह का वो डांस करती दिखी, मैं यही सोच रहा था कि यार ये मिस वर्ल्ड जो होती हैं उन्हें पहले से ही डांस आता है या फिल्मों में आने से पहले वो सीखते हैं। इनके अलावा संजय दत्त भी फिल्म में अपना असर छोड़ते दिखाई पड़ते हैं। उनके द्वारा हल्की फुल्की कॉमेडी भी फिल्म में ताजगी भरने का काम करती है। सोनू सूद चंद बरदाई के किरदार में जचे हैं। क्लाइमेक्स में उनके काम की भी सराहना की जानी चाहिए। कैमरा एंगल्स में ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करते हुए उसे सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड रखा गया है। जब सम्राट पृथ्वीराज संयोगिता को लेने आते हैं उस वक्त लो एंगल शॉट में पृथ्वीराज के किरदार को बलशाली दिखाने में कैमरा एंगल का योगदान दिखता है। देखिए, फिल्म में कुछ सीन्स हैं जो जोश दिलाते हैं, जैसे कि मोहम्मद गौरी के भाई द्वारा सम्राट पृथ्वीराज की तारीफ, संयोगिता को उनके घर से ले जाने वाला सीन, ऑफ कोर्स क्लाइमेक्स भी। बट हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा थी, क्योंकि जब बात ऐतिहासिक कहानी को दिखाने की आती है तो फिल्म खास हो जाती है, जिसका ट्रीटमेंट भी खास होना चाहिए। बैकग्राउंड म्यूजिक ओके ओके कहा जा सकता है, इसको और बेहतर रखा जाना चाहिए था। फिल्म के डायलॉग्स यूं तो अच्छे हैं, लेकिन कई जगह हिंदू राजा या हिंदू राजकुमारियों के मुंह से उर्दू के शब्दों का प्रयोग खलता है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या वो वाकई में उर्दू का इस्तेमाल करते थे या फिर ये डायलॉग राइटर की गलती है। मैं यही समझता हूं कि राइटर की गलती है, वरना 1-2 शब्द ही उर्दू के यूज नहीं किए गए होते। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वीराज एक जगह बोलते हैं जिंदा रही, जबकि राजाओं की लैंग्वेज को देखें तो वहां जीवित रहो ज्यादा सूट करता। एक जगह वो सहायता की जगह मदद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उससे भी ज्यादा तो एक जगह संयोगिता अपनी माता से कहती है गुस्ताखी माफ।
ये गुस्ताखी माफ तो थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। जहां तक फिल्म में सत्यता दिखाने की बात है तो कुछ एक चीजें हैं जिन पर प्रश्न उठाया जा सकता है, लेकिन सोमनाथ जैसे मंदिर के बारे में क्लियरली बताना यह दर्शाता है कि सच्चाई को सामने रखने में डायरेक्टर की कोशिश रही है। बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ फिल्म देखने नहीं जाना चाहिए, बट स्टिल इसे एक मोर देन एवरेज फिल्म की श्रेणी में जरूर रखा जा सकता है। मेरी तरफ से फिल्म को 3 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।